नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं आपके साथ दामिनी। आज बंगाल बदल रहा है और इस बार बदलाव सिर्फ नारों में नहीं नतीजों में दिख रहा है। जिस धरती पर कभी बीजेपी को बाहरी बताया गया, आज वहीं जनता ने उसे अपने दिल के अंदर जगह दे दी है। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये एक राजनीतिक भूचाल है। वोट प्रतिशत से लेकर सीटों तक हर आंकड़ा एक ही कहानी कह रहा है कि जनता ने सत्ता की पुरानी दीवारों को तोड़कर नया अध्याय लिख दिया है। सवाल अब ये नहीं है कि बीजेपी जीती कैसे, सवाल ये है कि इतने सालों से जो किला अजेय माना जाता था वो ढह कैसे गया। क्या ये बदलाव की लहर है या फिर जनता का गुस्सा जो अब बैलेट बॉक्स से बाहर आ चुका है। आज बंगाल का फैसला पूरे देश की राजनीति का रुख तय करेगा और ये नतीजे सिर्फ एक राज्य नहीं, आने वाले समय की तस्वीर दिखा रहे हैं। और इसी पर बात करेंगे। और आज इसी के साथ असम, केरलम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के सभी के नतीजे सामने आ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बंगाल की सभी 293 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बंगाल के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं, बीजेपी की 193 सीट, टीएमसी 94 और अन्य 6 सीट, बंगाल में बीजेपी को 2/3 सीटें मिली हैं। रुझानों में बीजेपी जीत रही है। बंगाल का किला, बंगाल में पहली बार होगी बीजेपी की सरकार। पहली बार केंद्र और बंगाल में होगी एक ही सरकार। देखिए, बंगाल में कमल का कमाल देखने को मिल रहा है और यह ऐतिहासिक जीत बंगाल में बीजेपी की। बंगाल में बीजेपी को 2/3 सीटें मिल रही हैं। पहली बार केंद्र और बंगाल में एक ही सरकार होगी। बंगाल की सभी 293 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बंगाल के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ बाकी के 4 राज्यों का भी आंकड़ा मैं आपको बता दूं। असम में बीजेपी को 97 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 25 सीटें और अन्य को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं केरलम की अगर बात करें तो यूडीएफ को 100 सीटें, एलडीएफ को 37, एनडीए की 2 सीटें और अन्य शून्य पर अटकती दिखाई दे रही है। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें, एआईएडीएमके को 66 सीटें, डीएमके को 59 सीटें और अन्य को 109 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं पुडुचेरी में एनडीए को 22 सीटें, आईएनसी को 6 सीटें और अदर्स को यानी कि अन्य को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में। और बीजेपी की इस जीत पर कई जगह से, खासतौर से बीजेपी मुख्यालय से कई रिएक्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या रिएक्शंस हैं, क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता और बीजेपी मुख्यालय पर जो खुशी का माहौल है वो कैसा दिख रहा है, आइए दिखाते हैं। अभी हम खेला कोर रहा था, 10 साल से खेला कोर रहा था, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी, कभी लेफ्ट के साथ। इस बार हमारा साथ खेला कोर दिया है। मोदी अमित शाह आया है बंगाल में, मोदी जी झालमुड़ी खाया, 10 का आया, झालमुड़ी खिलाओ, हमारा पैसा चला गया। मिर्ची का क्या यहाँ पर तात्पर्य है? मिर्ची लेते हैं अभी कैसे लग रही है? मोदी जी अमित शाह, मोदी जी खाया झालमुड़ी और टीका हमको लग रहा है, वो टीका है। मोदी जी तो बता रहे थे कि बंगाल में जंगल राज है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, कह रहे थे, तो क्या ये वही रिजल्ट निकल कर आ रहा है? वही आया है। सब बंगाल का जनता परेशान हो गया था दीदी से। बोला दीदी तुम डेवलपमेंट को बहुत कोरता नहीं है, कोहली बोलता है बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या को बहुत कोरता है। सब हमारा बंगाल का पब्लिक हमारा पोलम पट्टी जान गया था। अभी बंगाल में सब हिंदू इधर राहुल जी बोला है कि हमारा सरकार भ्रष्ट करा है, अपोलाइज करता है राहुल जी मिला हुआ है बीजेपी से। राहुल जी सब प्लान किया है कि दीदी का पैसा बंगाल से भगाना करके, अखिलेश जी भी प्लान किया है, तेजस्वी जी भी, और उधर केजरीवाल जी सब आया है, चाय नाश्ता करा है, होटल में रहा है, पैसा खर्चा हुआ हमारा, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं किया है, हमारा स्कूल से चला गया। क्या करोगी? 15 साल का किला ढह गया। 15 साल हो गए, बीजेपी 15 साल हो गए, 15 साल रहेगी बीजेपी। आप जो है 15 साल से सत्ता में थी, तो अब तो मामला गायब है। अभी हमारे बांग्लादेशी रोहिंग्या का कौन ख्याल करेगा?
अब तुम्हारा ख्याल जेल में किया जाएगा, ठीक है। हमें लेकिन फेंसिंग होवे देवे ना मोदी हमेशा फेंसिंग कर दो बॉर्डर होगा ना, छोड़वे ना। चुनाव के नतीजे अब आपके सामने हैं और रिजल्ट भी अब आपके सामने है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, सरकार क्या परिवर्तन लेकर आती है और जनता के लिए क्या नई मुहिम लेकर आती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन सचिन के 4 मई का दिन 5 राज्यों के लिए काफ़ी अहम भरा दिन है, क्योंकि आज जो है इन 5 राज्यों में काउंटिंग हो रही है। सुबह से ये काउंटिंग 8 बजे से शुरू हुई है। अगर जो है 5 राज्यों की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 4 राज्य हैं उनमें जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे चल रही है, जबकि एक स्टेट केरल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो है इसमें सबसे आगे चल रही है। अभी तक की जो रुझान है उसके अनुसार अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में 290 सीटें हैं, जिनमें से 158 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी है, जबकि टीएमसी जो है 123 सीटों पर है। वहीं अगर हम असम की बात की जाए तो बीजेपी 95 सीटों पर है आगे, जबकि 29 सीटों पर जो है कांग्रेस जो है अभी अपनी बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा अगर केरल की बात की जाए तो यूडीएफ 90 पे है, एलडीएफ जो 44 पे है और एनडीए जो है 04 यानी कि 4 पर जो है अभी है। इसके अलावा अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो डीएमके जो है 73 पर है और डीएमके 52 सीटों पर है। वहीं अगर पांडिचेरी की बात की जाए तो एनडीए जो है 22 सीटों पर यानी कि सबसे आगे है। और इस समय आप देख सकते हैं कि जो भारत अपडेट न्यूज चैनल है, उभरता हुआ चैनल है, आप देख सकते हैं उसकी एलईडी जो वैन है वो सभी स्टेट में लगी हुई है, ताकि जो जनता है उनको जो है खबरें समय से मिल सके, वो खबरों को देख सके। क्योंकि भारत अपडेट चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि सत्यता दिखाई जाए, सच्चाई दिखाई जाए और जनता को एक एक पल जो भी चीजें हो रही है उससे उनको अपडेट किया जाए। और यही कारण है कि भारत अपडेट की जो एलईडी है वो जगह जगह पर लगाया गया है। और इन 4-5 राज्यों में अभी भी जो है जो काउंटिंग है, काउंटिंग का सिलसिला जारी है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि किसके खाते में इन 5 राज्यों की जो सीटें हैं वो किस पार्टी के खाते में जाती है। लेकिन अभी तक के जो अनुमान है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की जो है 3 जो स्टेट है वहां पे अभी बढ़त बनाए हुए हैं, तो यानी कि एनडीए जो है सबसे आगे मानी जा रही है। जबकि अगर केरल की बात की जाए तो वहां से कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ संजीव सिंह। देखिए, हमारे संवाददाता संजीव सिंह ने लखनऊ से जो तस्वीर दिखाई वो उसमें आपने देखा कि बड़ी बड़ी स्क्रीन पर भारत अपडेट ने जो आंकड़े दिखाए हैं और इसके बाद इसी भारत अपडेट के जो आंकड़े हैं वो अभी कुछ वक्त पहले के थे, लेकिन अभी इसी वक्त नए ताजा अपडेट्स के साथ हम एक चर्चा करेंगे और उस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे निपुण आलम बायन विश्लेषक हैं जो कि, और इसी के साथ प्रदीप भटनागर जो बीजेपी से नेता हैं और सामिनुर रहमान टीएमसी समर्थक हैं। इन्हीं से इसी बीजेपी की जीत पर ज्यादा चर्चा में जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल रहेगा बीजेपी प्रवक्ता जी से। आज तो बहुत खुश होंगे आप प्रदीप भटनागर जी, आप दीदी का खेल जो है वो खत्म मान लिया जाए? नहीं, बाकी में खुशी की बात है और ये तो पश्चिम बंगाल की जनता भी खुशी बना रही है। तो मैं तो भारत अपडेट के जितने भी दर्शक इस समय देख रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आप लोगों की जीत है। ये आपकी स्वयं आपकी पार्टी है और ये नेतृत्व आपका है जो आपने पश्चिम बंगाल या देश के अंदर जहां से गंगा आरंभ होके और समापन पे होती है, वो पूरा प्रदेश और वो पूरा रास्ता जो भारतीय जनता पार्टी को सेवा के लिए दिया है। मैं ऐसी प्रजा को मैं सच नमन करना चाहूंगा कि मैंने अभी भारत अपडेट पे देखा कि किस प्रकार से उन्होंने देश की प्रजा के लिए विभिन्न बड़े बड़े महानगरों में एलईडी टीवी लगवा रखे हैं कि लोग चलते हुए भी अपडेट हो। तो मैं ऐसे चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इतनी अच्छी सुविधा रखी है। आज देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से 2014 से सरकार केंद्र में बनी या प्रदेशों के अंदर आई है, हमने भारत केवल विकसित भारत का सपना देखा है और विकसित भारत बनाने का ही संकल्प ले रहे हैं। अब जो पश्चिम बंगाल की बारी है, देखिए वामपंथी आए, उन्होंने सारे के सारे अपने पेरियार के नेतृत्व में, क्योंकि वो किताब जो पेरियार की पढ़ते हैं
सारा का सारा जितना भी वहाँ इंडस्ट्री थी, बंगाल की एक ऐसी इंडस्ट्री हुआ करती जी। थी पूरे देश में नंबर 1 पे गिनती होती थी, आज उसे बिल्कुल खत्म कर जीरो कर दिया, और रही सही ममता जी ने पूरी कर दी। ठीक है। अगर ममता जी बंगाल के प्रति प्रदीप जी आपने जो बताई बातें, इसके साथ ही हमारे साथ जो ये तो तस्वीर साफ दिखाई दे रही है, सियासत जो बदल रही है ये साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी ने कितना काम किया, बीजेपी से लोग कितने खुश हुए। इसी के साथ अभी मैं टीएमसी समर्थक जो हैं हमारे साथ, सामिनुर रहमान, उनके साथ आऊंगी। सामिनुर रहमान जी, ममता बनर्जी तो अभी तक हार मानने को तैयार नहीं थी, तो अभी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हार उनकी हो रही है? क्योंकि देखिए तस्वीर जो दिखा रही है, आंकड़े जो दिखा रहे हैं, उसमें तो साफ तौर पर टीएमसी हारती हुई नजर आ रही है। रहमान जी, आपको अपना जो फोन है वो अनम्यूट करना है, यहां तक आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है। सॉरी, हाँ, मैं जो बोल रहा था, ममता बनर्जी ने थोड़ी देर पहले उन्होंने एक पब्लिक उन्होंने वीडियो पर आकर बोला है कि अभी तक काउंट तो 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो शाम तक वेट करना, जो काउंटिंग एजेंट है उनको वेट करना होगा, तो तभी हम कुछ नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो ममता बनर्जी अभी तक उन्होंने हार स्वीकार नहीं किया जी। तो शाम तक हार स्वीकार करने की संभावना दिखाई दे रही है, या कुछ आंकड़ों में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, देखिए अभी काउंटिंग बहुत सारे केंद्रों में मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि मेरे पास इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट जो ओपन करके देख रहा हूँ, 50% बहुत सारे 50% से भी कम हुआ है। कोई भी जगह पर 26 राउंड में सब 6 राउंड हुआ है जी, कहीं 21 में 8 राउंड हुआ है, कहाँ पर कोई 20 में 4 राउंड हुआ है। तो अभी बहुत सारे राउंड, मुझे पता नहीं क्यों इतना स्लो काउंटिंग होता है, तो इसीलिए ममता बनर्जी ने बोला है कि उन्होंने चलिए शाम तक आंकड़े आ ही जाएंगे और साफ पता चल जाएगा कि बीजेपी जीत रही है या टीएमसी में अभी कोई कसर बाकी है। हम आते हैं अपने राजनीतिक विश्लेषक के पास, निपुण आलम बायन जी हमारे साथ हैं। निपुण जी, क्या कह रहे हैं आंकड़े? क्या आप लग रहा है कि गेम पलट गया है? देखिए, हालांकि अभी जो टीएमसी के समर्थक हैं वो अभी भी जीत की उम्मीद रख रहे हैं और रखने भी चाहिए। आखिरकार भाई योद्धा होते हैं, वो आखिरी दम तक लड़ते हैं, लेकिन जो स्पष्ट आंकड़े हैं हम लोग 12 बजे तक तो फिर भी मानते हैं, 1-2 बूथ का ही ईवीएम खुलता है, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी वेट किया जाए। लेकिन जब आपके पास में 5-6 बूथ खुल जाते हैं तो उससे स्पष्ट आपका आंकड़ा आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा 10-12 सीटों का अंतर पड़ सकता है, क्योंकि देखिए अंतर काफी बड़ा दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में 193 पे बीजेपी लीड ले रही है और टीएमसी 94 पे चल रही है। बहुत ज्यादा अंतर आ गया तो 10-15 सीट इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन अब ये बात क्लियर हो चुकी है। अब देख लीजिएगा शाम तक, जो हमारे पहले अनुभव है उनके आधार पर हम कह रहे हैं कि शाम तक आते आते बीजेपी स्पष्ट बहुमत को लेगी और क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। असम में भी यही स्थिति रहने वाली है। जी आज अभी तो ये आंकड़ों की बात हो रही है, लेकिन इससे थोड़ा सा पहले जाते हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है बीजेपी ने ऐसा क्या किया जिससे ये आंकड़े पूरी तरह से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक तो बीजेपी ने पिछली बार भी मैं मानता हूँ कि पूरी ताकत लगाई थी, और इस बार तो जो पिछली बार कुछ कमी रह गई थी उन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। और मुझे लगता है कि कुछ फॉल्ट बीजेपी से टीएमसी से हुए। टीएमसी से मुझे ऐसा लगा कि लास्ट चुनाव में आते आते ममता बनर्जी अपना कॉन्फिडेंस लैग कर चुकी थी और वो कहीं ना कहीं बीजेपी की पिच पर आके बात करने लगी थी, जैसे मछली खाने वाली बातें कर लेना। इस प्रकार की बातें मुझे पहले कभी ममता बनर्जी के द्वारा नहीं देखने को मिली। या फिर कहने लगा कि अगर मान लीजिए बीजेपी जीत गई तो माइनॉरिटी जो है वो असुरक्षित हो जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं जो एक माइनॉरिटी को लेकर मुस्लिम इम्पीचमेंट का जो आरोप लगता था टीएमसी पर, ममता बनर्जी वहीं पर आके बोलने लगी, उसका भी इम्पैक्ट रहा। बाकी बहुत सारे मुद्दे थे, 15 साल की
भाई एक सत्ता विरोधी लहर आप कह सकते हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा कह सकते हैं, SIR का मुद्दा कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जहां टीएमसी शुरू होती थी 30% वोट बैंक के साथ में, बीजेपी के लिए 0% से, लेकिन हुआ ये कि ममता बनर्जी के इस प्रकार के स्टैंड ने भी उधर क्या क्या प्रतिक्रिया की, और हिंदू जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हुआ बीजेपी के साथ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेल्फ गोल किया है ममता बनर्जी ने। और मैं ये कहूंगा कि 15 साल अगर कोई सरकार रहती है तो निश्चित रूप से 15 साल सरकार रहने के बाद वैसे भी सत्ता विरोधी लहर होती ही होती है। तो इस बार मैं मानता हूं कि बीजेपी के लिए सामिनू जी, आप एक्सेप्ट करते हैं जो कारण टीएमसी की हार के कहिए या टीएमसी के पीछे रहने के बताए हैं हमारे निपुण जी ने, क्या आपको क्या लगता है कि ये कारण सही बताए हैं? नहीं, देखिए, टीएमसी सुप्रीमो ने अभी तक बोला है वो वेट करने के लिए। मैं तो एक सपोर्टर हूँ, अभी तक हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो बोला वहाँ कुछ चीज तो स्पष्ट है कि ये जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो नजर में आ रहा है, जो मुस्लिम वोट बैंक वहाँ पर थोड़ा टीएमसी का थोड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वेस्ट बंगाल पर मीम पार्टी और आईएसएफ और जो हुमायूं कबीर का पार्टी, उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम को कन्विंस किया है। ये तो कुछ और जो फाइट चल रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच, जो वोट परसेंटेज दिख रहा है मुझे 44 या 45 बीजेपी का है और टीएमसी का 41 या 42%। तो टोटल वोट परसेंटेज है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में देखने को मिलेगा। 2-3% का फर्क है, लेकिन ये बीजेपी ने बहुत अभी तक जो ट्रेंड है प्रोग्रेस किया है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में 2021 में इनका 40% से कम था, तो उन्होंने 40% से ज्यादा 44-45 अभी तक जो ट्रेंड है, और टीएमसी का वोट परसेंटेज तो नीचे गिरा है। तो जी, हमारे पास और भी जगह से रिएक्शंस आ रहे हैं बीजेपी की इस जीत पर। आइए इस पर देखते हैं, इसके बाद फिर से चर्चा पे आएंगे वापस। देखिए स्क्रीन पर तौर पर असम के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये विकास की जीत है, उनके विजन की जीत है, और निश्चित तौर पर यदि मैं कहूं तो नारी शक्ति बंधन की ये जीत है। जिन लोगों ने नारी शक्ति बंधन बिल को लोकसभा के अंदर रोकने का काम किया था, उनके अधिकारों का भ्रूण हत्या की थी, निश्चित तौर पर आदि आबादी वाली नारी शक्ति बंधन ने जिस तरह से वोट किया है, ऐसे आतताई ताकतों को आज के रिजल्ट ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है कि सदन के अंदर जिस तरह से ये गुंडागिर्दी करते हैं, जिस तरह से मनमानी करने का काम करते हैं, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली कहावत को यथार्थ करते हैं, अब ये बातें चलने वाली नहीं है। देश एक और अग्रसर बढ़ रहा है और वो है विकास की ओर अग्रसर बढ़ रहा है, और नारी शक्ति बंधन को आगे लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहा है। निश्चित तौर पर ये जीत पूरे जनमानस की, पूरे बंगाल के जनमानस की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के पसीने की जीत है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। आज जो परिणाम आ रहे हैं वो पूरे देश भर में एक उत्साह का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है, और ममता का जो 15 वर्ष का गुंडा राज है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो आम आदमी की परेशानी भरी जिंदगी है, उसका अंत होने जा रहा है और एक नया सवेरा होने जा रहा है। बंगाल में कमल खिलने के साथ साथ आम आदमी में भी बंगाल में खुशी की लहर है, पूरे देश भर में खुशी की लहर है, और पश्चिम बंगाल की जीत का श्रेय निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को जाता है, उनके नेतृत्व में। और हमारे सबसे बड़ा जो श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी के परिश्रमी कार्यकर्ताओं को जाता है, जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये अब तो देखिए भारतीय जनता पार्टी कहाँ नहीं है।
सभी जगह भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का परचम फैल गया है। और जिस भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर जो काम किया उसकी ये जीत है। और जिस प्रकार से ममता का राज 15 वर्ष तक रहा और उस 15 वर्ष के राज में यहाँ पर उद्योग धंधे उजड़े, व्यापारी वहां पर काम छोड़कर जाने लगे, वहां पर हर प्रकार के चौतरफा जिस प्रकार से माहौल एक बांग्लादेशी घुसपैठियों का बन गया था, उसके कारण से वहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रताड़ित थे और परेशान थे। और लेकिन इस बार जो चुनाव आयोग ने जो व्यवस्थाएं करी कि हर मतदाता को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उनका मतदान कराने का काम जो किया, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग हों, और उस कारण से भयमुक्त होकर जो मतदान हुआ है उसी का परिणाम है कि निष्पक्ष चुनाव हुए। और उससे साबित हो रहा है लगातार 15 वर्ष तक जो ममता जी वहां सरकार में रही वो बेईमानी के आधार पर रही। बड़ा स्पष्ट था, पश्चिम बंगाल की जनता भी विकास के राह पर चलना चाहती है, रोजगार लेना चाहते हैं वहाँ के नौजवान भी। केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार और अन्य राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन पश्चिम बंगाल की जनता ने तय किया कि हम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ला करके बंगाल के अंदर भी विकास के कार्य हो सके। और आज उसका परिणाम है कि आप देखते होंगे कि प्रचंड बहुमत की सरकार मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में बनने का काम हुआ है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो महिला शक्ति अधिनियम बिल केंद्र सरकार जो लोकसभा में लेके आने का काम किया और उस बिल को विपक्षी पार्टियों ने गिराने का काम किया, देश की और बंगाल की महिलाओं ने विपक्ष की सभी पार्टियों को सबक सिखाने का काम किया है। और जिस प्रकार से सालों से टीएमसी के जो गुंडे अहिंसा करने का काम करते थे, आज उन सबको इस सरकार बना करके वहां की जनता ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। मैं बहुत स्वागत करता हूं पश्चिम बंगाल की जनता को कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में विकास की राह को पकड़ने का काम किया है। बंगाल भी अब उत्तर प्रदेश की तरह विकास के पथ पर चलने का काम। असम में भी तो खुल चुका है और पुडुचेरी में भी। 5 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, सबसे पहले वहां के मतदाताओं को आभार प्रकट करना चाहेंगे। और ये जीत दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी की और राजनीति के चाणक्य और बहुत रणनीति में माहिर, जो पहली बार नहीं है, 14 से शुरू किया उन्होंने, 14, 17, 19, 22 उत्तर प्रदेश में। तो अमित शाह जी की रणनीति और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से कमल खिला है। जितना मैं बंगाल गया और मैंने देखा है, लोग सत्ता परिवर्तन तो चाह रहे थे, लेकिन एक नई बात समझ में आई, वो व्यवस्था परिवर्तन भी चाह रहे थे। जब पश्चिम बंगाल के लोग दिल्ली, मुंबई, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद जाते थे तो वो देखते थे कि पहले हम जाते थे तब क्या था, तब मुंबई क्या थी, तब दिल्ली क्या थी, तब बेंगलुरु क्या थी। भाजपा की सरकार बनने के बाद पूरे देश में परिवर्तन आया है। तो वो यही परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन पश्चिम बंगाल में चाह रहे थे। और इसलिए, और मैं हमेशा कहता था, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जब भी होगा तब भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। ये उनके जंगल राज, गुंडा राज, फासिस्टवाद की हार है। और भय मुक्त, इस बार उन्होंने कहा कि एक बार ही तो हिंसा होगी, लेकिन हम हिंसा करने वालों को ही घर पे बैठा देंगे। देखिए, पूरे देश में देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का माहौल है, जगह जगह लोग खुशी मना रहे हैं। और प्रदीप जी, आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूंगी कि देखिए आंकड़े लगभग आ चुके हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होना बाकी नहीं है, लेकिन इसी के बाद ममता बनर्जी जो हर बार एक बैलेट पेपर और ई वोटिंग के लिए के बीच में जो सवाल खड़ी करती आई हैं, क्या लगता है आपको इस जीत के बाद वो उसकी राजनीति फिर से शुरू होगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने जो बात की ना बैलेट पेपर की, उसकी भी ये भी एक पर्यावरण को लेकर ही कार्य शुरू करा गया था। और निर्वाचन आयोग ने सारी पार्टियों को अपने कार्यालय में बुलाया था, और एक ने 10 बार, क्योंकि जब लोग हारते हैं कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। तो ममता बनर्जी भी रोएंगी और अपनी चूड़ियां तोड़ेंगी, रोएंगी निर्वाचन आयोग पे। मगर क्या है ना, जिसने 3 बार एक प्रदेश के अंदर सरकार चलाई हो, जीत के, क्या उसे विश्वास नहीं है? तो ईवीएम मशीन से ही तो वो
माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल बनी। तो ये समझने वाली बात है कि आप हारो तो सब पे इल्जाम है, तो जीतो तो किसी पे इल्जाम नहीं। एक स्टेटमेंट मैं थोड़ा जा रहा हूँ। एक पत्रकार ने जी अखिलेश यादव से भी पूछा था कि अखिलेश यादव जी, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या आप उसके बाद भी ईवीएम को दोष देंगे? जी उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल, तो भी दोष दूंगा। तो ये कैसी राजनीति है? जी ये आपकी राजनीति कहती है जो आप इस प्रकार को कह रहे थे कि आज पूरे देश भर में जो 5 राज्यों के चुनाव के आप जो निर्णय और डिसीजन दिखा रहे हैं, ये जनता का निर्णय है। जिस दिन भारत की प्रजा हमारे किसी प्रदेश में हमारे कार्यशैली से या हमारे कार्यों से खुश नहीं होगी, तो वापस वो हमें भी घर भेज देगी। तो घबराना और घबराहट नहीं चाहिए। आज केरल के अंदर हम अगर 2 सीटों पे ही अगर आ रहे हैं या 3 पे आ रहे हैं, तो हमें संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वहां मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का हमें कुछ फल मिल रहा है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में हमने जो मेहनत करी, जो हमें 3 सीट मिली, 3 से फिर वही सीट 77 में जाके तब्दील हुई, और आज वही सीट आज 200 से ऊपर जाने के लिए अग्रिम हो रही है। उन चीजों को समझना पड़ेगा। ये हमारा नहीं, ये पश्चिम बंगाल उस प्रदेश की प्रजा का काम है, जो चीज देखती है, जो आकलन करती है। मैं तो पूछना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे, यूट्यूब पे भी देखे और वैसे भी देखे और चैनलों पे भी देखा कि पश्चिम बंगाल का जनता प्रजा जो है वो कैमरे पे सच बोलने से क्यों डरती है? ममता बनर्जी के लिए क्यों बोलने से डरती है? टीएमसी के लिए क्यों बोलने से डरती है? ऐसी क्या डर और दहशत फैला रखी है जो जनता बेचारी डरी हुई है। जी और आज उन्होंने वोट से उस पश्चिम बंगाल की जनता ने वोट की चोट से आज ममता जी को आउट कर दिया। अब मैं 1 मिनट लूंगा केवल आसाम के ऊपर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आसाम ने अगर आसाम प्रदेश के लिए काम नहीं किया होता तो फिर से वो लौट के नहीं आते मुख्यमंत्री बनने का। कांग्रेस ने, अन्य दलों ने उन्हें मुस्लिम विरोधी बोला, देश विरोधी बोला, भ्रष्टाचारी बोला, जनता विरोधी बोला, उन्होंने सब कुछ, मगर जनता ने उनको ही चुना और उन्होंने भी अपनी बहनों का भाई और बच्चों का मामा सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जो उन्होंने वादे किए थे, जो रह गए, वो पूरे करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि इस पे भी जवाब दें कि जो शासन चला रहे हैं वो क्यों नहीं हारे? आप क्यों हार गए? प्रदीप जी का सीधा सवाल, प्रदीप जी का जो सीधा सवाल है वो मैं सामिनूर जी से पूछना चाहूंगी। प्रदीप जी का कहना है कि उन्होंने विकास के लिए कार्य किया, बड़े बड़े अच्छे काम किए, इसीलिए जो पश्चिम बंगाल में उनकी ये जीत होती हुई दिखाई दे रही है। सामिनूर जी, ईमानदारी से बताइएगा, क्या ऐसी चूकें हुई हैं, चाहे वो ममता बनर्जी से कहें या टीएमसी कार्यकर्ताओं से कहें, कि क्या ऐसी चूक हुई है जिनसे ये आंकड़ा निकल के आ रहा है जिसमें आप टीएमसी हारते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, ममता बनर्जी ऐसे नेत्री है, पिछले जो लोकसभा चुनाव साउथ इंडिया छोड़ के बीजेपी का पकड़ पूरे नॉर्थ इंडिया में है, लेकिन बंगाल ने इसको रोक रखा है। अभी तक टीएमसी के टॉप लीडर ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस है कि बहुमत मिल सकता है टीएमसी को। तो हम अभी काउंटिंग कंप्लीट होने तक वेट करेंगे, लेकिन जो मुद्दा जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया, तो बंगाल में तो बहुत सारे ममता बनर्जी के बहुत सारे स्कीम्स है जो काफी पॉपुलर है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रिकॉग्नाइज किया है, जैसे कन्याश्री। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बंगाल में डेवलपमेंट का कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर डेवलपमेंट ठीक तरह से ही चल रहा है। देखिए, आप या ममता बनर्जी हार माने या ना माने, आंकड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ मैं अगला सवाल लूंगी निपुण जी से। निपुण जी, क्या आपको लगता है कांग्रेस और लेफ्ट के अलग होने से बीजेपी की राह आसान हो गई पश्चिम बंगाल में जीतने की? देखिए, बिल्कुल उसका एक फैक्ट पड़ा है, उसका प्रभाव पड़ा है। और ये तो आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी जी वहां पे गए थे प्रचार करने के लिए, उसके बाद फिर ये नारी अभिनंदन शक्ति विधेयक जो था वो सदन में आया, तो आपको याद होगा ममता बनर्जी के द्वारा कहा भी गया, बैकडोर से बातें भी सामने निकल कर आई
कि आप वैसे तो हमसे समर्थन चाहते हैं लेकिन बंगाल में हमारे साथ फाइट करते हैं। तो जो एक एनडी गठबंधन था उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये रही कि वो जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर एक जो आम सहमति होनी चाहिए थी वो कभी बन ही नहीं पाई, कि सेंटर में साथ स्टेट में अलग अलग फाइट कर रहे हैं। तो ये कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको लेकर मुझे लगता है कि जनता को ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई आप आखिर करना क्या चाह रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है, आपकी किस प्रकार की आप सोच रखते हैं जी। तो मुझे लगता है कि वो चीजें भी कहीं ना कहीं अगर आपको गठबंधन करना है तो आपको चाहे वो सेंटर की बात हो या स्टेट की बात हो, सबके लिए आपको एकजुट रह के करना था। मुझे लगता है कि वहां पर एक बड़ी चूक हुई है और उसका परिणाम को देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस और लेफ्ट इतनी बड़ी प्रभावी नहीं रही है बंगाल में अब जी। जितनी टीएमसी थी। टीएमसी अपने दम पर भी बीजेपी के साथ में फाइट कर सकती थी, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे जिनके कारण टीएमसी जो है इस बार चुनाव हार गई। जी। तो आपका कहना है कि जो बिखराव है वो उतना बड़ा कारण नहीं रहा, बाकी पार्टियों का, विपक्ष का बिखराव उतना बड़ा कारण नहीं रहा, टीएमसी एक कड़ी टक्कर दे सकती थी। तो मेरा अगला सवाल रहेगा प्रदीप जी से। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है एसआईआर का जो मुद्दा है, जो घुसपैठियों वाला मुद्दा ममता बनर्जी ने उठाया, ममता बनर्जी ने जिसका विरोध किया था और बीजेपी ने इसका सपोर्ट किया था, क्या इसका फायदा भी पश्चिम बंगाल में मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एसआईआर के विषय में ही बोलूंगा। थोड़ा सा कुछ मैं पहले कुछ कहना चाहूंगा कि अभी टीएमसी के जो साथी बोल रहे थे कि अगर ममता बनर्जी, मैं नहीं कह रहा, ये बंगाल की बिटिया ने बोला है कि ममता बनर्जी ने स्कीम चलाई है कि बलात्कार बेटी को 10 लाख रुपए मिलेंगे, बलात्कार कराओ 10 लाख रुपए ले जाओ। तो ये ममता बनर्जी की स्टेटमेंट मैं नहीं बोल रही, बंगाल से आई है। पहली चीज ये जो बोल रहे हैं डेवलपिंग की, ये एक इंडस्ट्री का नाम नहीं बता पाए कि एक बड़ी कंपनी कहीं से आके आपकी इंडस्ट्री में लगी हो। आपने जूट की, वूल की, आपने इतनी इंडस्ट्री सारी बंद कर दी। पहले तो वामपंथियों ने तो पहले लगवाए ताले, तो कपड़े का एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो कपड़ा बनाने का काम करती थी पश्चिम बंगाल में, सब बंद करने का कारण वही है। और अगर आपने विकास कर नंदीग्राम में इतनी बड़ी फैक्ट्री लगने वाली थी, क्यों नहीं लगने दी आपने जी? टाटा की बहुत लोगों को रोजगार मिलता, ट्रांसपोर्ट का काम, मेंटेनेंस का, कितना क्यों नहीं करने दिया आपने? क्योंकि आपको रक्त भरी राजनीति, खून भरी राजनीति अच्छी लगती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो मैं इन्हें इसलिए बता रहा हूँ कि ये पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करने यहाँ बैठे हैं अपनी सरकार का, तो बताएं उपलब्धियां, देश सुन रहा है, मुझे भी और आपको भी। यहाँ तक कि जो भारत अपडेट ने बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगा रखी है। क्या कहा आपने? सामिनूर जी, अगर कोई जवाब है प्रदीप जी के सवालों का तो आप प्लीज दीजिए। हाँ, बिल्कुल। तो बताएं, आज बंगाल की अगर जनता अगर खुश होती तो क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुनती? आज उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की प्रजा ने, मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की प्रजा को, जिन्होंने पूर्ण रूप से फिर से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समर्थन दिया। और अगर प्रजा ने, उत्तर प्रदेश की प्रजा ने अगर मुख्यमंत्री फिर योगी जी को बनाया, तो उन्होंने भी सौगात के अंदर प्रदेश को 24 घंटे लाइट दी है। जल शक्ति का जो मिशन चलाया है, घर घर पानी का, वो चीज दिया है। इज्जत घर दी है, हर गरीब को छत दी है, और नए हाईवे दिए हैं कि किसी को असुविधा ना हो, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं दी हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी सीएनजी बसें चलती हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप पेट्रोल पंप पे कहीं भी सीएनजी ले सकते हैं। आप बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। सामिनूर जी, कोई जवाब है? मैं वहीं आ रहा हूं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि ये प्रदेश के बारे में बताएं कि पश्चिम बंगाल में कितने हाईवे बना दिए, कितनी इंडस्ट्री बना दी। अरे जहां बलात्कार डॉक्टर के साथ होता हो, टीएमसी का कार्यकर्ता हो, और टीएमसी के नेताओं को कटमनी जो पुलिस थाना इकट्ठा करके देता हो, वो क्या जवाब देंगे यहाँ बैठते? ये देखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं सामिनूर जी, कुछ तो कहना चाह रहे हैं। एक बार उनसे भी सुन लेते हैं। प्रदीप जी, एक बार सामिनूर जी से भी सुन लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं जवाब। हाँ, उन्होंने जो सिंगूर और नंदीग्राम का जो बात किया है, तो वहां पर जो टाटा ग्रुप का जो नैनो का जो इंडस्ट्री बनने वाला था, तो तभी ममता बनर्जी ने जब आंदोलन किया था तो बीजेपी ममता बनर्जी के साथी थे। तो उसका, तो आप ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर साथ में अगर बीजेपी होती तो गुजरात में जाके इंडस्ट्री में जगह क्यों देती?
बीजेपी के बहुत कुछ सारे लीडर ममता बनर्जी के जो अनशन मंच है वहां पर आए थे। तो तब लेफ्ट फ्रंट के रूल में वो जो लैंड के लिए जो आंदोलन हो रहा था उसके खिलाफ मुझे लगता है लेफ्ट पार्टी के अलावा बाकी सब पार्टी ने सपोर्ट किया था। तो उसका एक असर नंदी टाटा आंदोलन जो हो रहा था, मुझे बताएंगे थोड़ा, आंदोलन जो हो रहा था मुद्दा क्या था, किस विषय पे आंदोलन हो रहा था, थोड़ा वो बताएं। मुद्दा वहाँ का जो फार्मर का जो लैंड वो जबरदस्ती ले जा रहा है, ये इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने बोला था कि हमें कृषि भी चाहिए और इंडस्ट्री भी चाहिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ही हमें चाहिए, एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्री नहीं चाहिए जी। वहाँ पर जो लैंड का ये आरोप और प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे आगे, अभी चुनावों के बाद भी इस तरह का सिलसिला और आगे बढ़ने वाला है। लेकिन इसी बीच तो देखिए पूरे भारत में खुशियों का जो माहौल देखने को मिल रहा है उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं टीवी स्क्रीन पर, और इसके बाद फिर से इस चर्चा में जुड़ेंगे। उल्लास का माहौल है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों की जीत है। वह लोग जो भ्रम फैला रहे थे, वह लोग जो बंगाल में रह करके देश की नीतियां, देश की योजनाओं को वहां पर लागू न करके भ्रामक प्रचार करना शुरू कर दिए थे, उन सब पर ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है, हमारे नेताओं की मेहनत की जीत है। बड़े लंबे समय से बंगाल में रह करके काम करने वाले वह प्रवासी कार्यकर्ता और साथ ही वहां पर संगठन को किस तरीके से विस्तार देना है, इस काम में बड़े लंबे समय से लोग लगे थे। जब वहां पर संगठन ने अपनी जड़ों को जमाया तब हम लोग ये मुकाम को हासिल कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में श्रीमान सुनील बंसल जी ने लगातार वहां पर रह करके जो रणनीति बनाई, जो योजना बनाई, जो जमीन तक काम किया है, ये उसकी जीत है। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित थे, आनंदित थे। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खा करके बंगाल के खान पान का संदेश दिया था, तो आज हम लोग जश्न में झालमुड़ी यहाँ पर वितरण करने वाले हैं। तमिलनाडु में भी भाजपा के समर्थन से सरकार बनेगी। बंगाल में पहली बार स्पष्ट बहुमत की शानदार सरकार बन रही है। असम में हम लोग तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। पांडिचेरी में भी हमारी सरकार बनने वाली है, वो रिपीट करेंगे। तो 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है। केरल में भी हमारा वोट प्रतिशत काफी संख्या में, काफी बड़ी मात्रा में बढ़ा है। विशेष रूप से इसमें सबसे ज्यादा योगदान है हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी की रणनीति का। उनको मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत करके बंगाल में हिंदुओं को बचाया, हमारी संस्कृति को बचाने में उन्होंने अपना पूरा परिश्रम लगा दिया। और आज जो बंगाल था पूरी तरीके से बांग्लादेशियों के हवाले हो गया था और एक तरीके से सारी सीमाएं खोल दी गई थी, मुहर लगाने का काम किया है। निश्चित रूप से बंगाल की जनता को मैं बधाई देता हूँ कि आपने निर्भीक होकर जो मतदान किया है, आज उसके सकारात्मक परिणाम बंगाल को भी मिले हैं और देश को भी मिले। बंगाल का विकास भी होगा, बंगाल सुरक्षित भी होगा। बंगाल पहले से बहुत विकसित था। बंगाल एक तरीके से हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कलकत्ता को हम लोग कहते थे। वहाँ जो विपक्षी दलों की सरकारें रही लगभग 50 साल, बंगाल को बर्बाद कर दिया था। बंगाल की केवल एकमात्र उम्मीद भारतीय जनता पार्टी थी और आज उस उम्मीद को भारतीय जनता ने पूरा किया है। हम लोग कितना खुशी मनाए कम है। मोदी जी हैं तो मन की है, जहाँ जहाँ मेरे पापा भगवान जाएंगे वहाँ आज आप देखिए हम लोग मोदी जी वहाँ गए थे और वो खा के आए थे मेरे पूरी वही खा के। एक हमारे पास बहने हुए आप नारी शक्ति का आक्रोश और इंडी गठबंधन हुआ और 4 मई काली माई का आशीर्वाद हमेशा अच्छे था और आज वो भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद दिया। फुल आई है
है, फुल हमारी सरकार बनी है। और जो लोग कह रहे थे वो वही काला वाला मर्चा खा खा के अपने घर में। ठीक है, हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, जुड़ाएंगे, बम फोड़ेंगे, पटाखा छुड़ाएंगे। बिल्कुल ये झालमुड़ी का असर है। बिल्कुल हमारा उनका कोलकाता का रसगुल्ला फीका हो चुका है, हमारी झालमुड़ी जो है वो हिट हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं हम सभी के हाथ में है और हम बहुत ही खुश हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे अराजकता का माहौल जो था, जंगल राज जो था, समाप्त हुआ है और अब पूरी तरीके से भगवा लहरा गया है और जंगल राज अब नहीं रहने पाएगा। अब ये जनता की जीत है। जी बिल्कुल समाप्त कर दिया है। जिस तरीके से उन्होंने अराजकता फैला रखी थी, माँ माटी मानुष की बात करने वाली टीएमसी, जो वहाँ पे पूरी तरीके से उन्होंने माँ की ना कोई इज्जत रखी, ना मानुष को वहाँ सम्मान दिया, भूमि कब्जा किया। वहाँ पे किस तरीके से आपने देखा, सबसे ज्यादा यदि बात करें हम घुसपैठियों के बल पे वो जीतती थी। SIR की प्रक्रिया के दौरान आपने देखा चुनाव अधिकारियों को किस तरीके से उन्होंने परेशान किया, बंधक तक बना लिया। तो जनता पूरी तरीके से त्रस्त। सुबह 9 बजे से ही मैंने टीवी खोली थी और देखा था कि क्या स्थिति है। तो देखा कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही थी और अब ये जो लगातार ममता बनर्जी ने एक वीडियो और जारी किया है, उसमें वो बता रही हैं कि आप हार मत मानिएगा। मैं तो कहती हूँ सब हार मान चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन रही है। ये स्पष्ट हो चुका है, जब भी रुझान आते हैं 1 बजे तक क्लियर हो जाता है और ये स्पष्ट है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है पश्चिम बंगाल में। और मुझे लगता है कि अब वो बेटियां जो असुरक्षित थी उनको सुरक्षा प्रदान होगी और वो अच्छा महसूस करेंगी। उनका कहना था 7 बजे के बाहर, घर से बाहर क्यों निकलती हैं बेटियां। आजीकर अस्पताल में जो रेप हत्याकांड हुआ था उसमें भी अन्याय अभी तक नहीं मिला। संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ बर्बरता हुई उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा पक्ष लेने का काम किया। तो ये सब जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां बहुत बड़ा रहा। मोदी जी ने फिर सिद्ध कर दिया है, जो लोग कहते थे मोदी जी का मैजिक समाप्त हो गया है। आज मोदी मैजिक में बंगाल, जिसके लोग ये कह रहे थे चुनाव के दौरान कई प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे, लेकिन आज बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास का नारा है उसको साकार किया और भारतीय जनता पार्टी की थंबिंग मेजोरिटी वहां पर मिली है। मैं इसके लिए बंगाल की महान जनता का आभार करता हूं। और वही अन्य प्रदेशों के अंदर भी, आसाम में भी हमारी सरकार मिल रही है, पांडिचेरी में हमारी सरकार मिल रही है। तो आज ये बात का प्रतीक है, मोदी मैजिक बरकरार है, बरकरार रहेगा। देखिए पूरे देश में खुशी का माहौल और हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए आंकड़े जो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी है वो डबल सेंचुरी के करीब आती दिखाई दे रही है और असम में सेंचुरी के करीब आती दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे निपुण जी, क्या ये टीएमसी की गलतियों की कहानी है या फिर बीजेपी की रणनीति की जीत होती दिखाई दे रही है? देखिए जब हार जाते हैं तो हारने के बाद तो हम ये भी कहेंगे कि भाई आपकी कुछ मिस्टेक्स रही होंगी, कुछ गलती रही होंगी जी। लेकिन देखिए ऐसा था कि इस बार जो फाइट थी बंगाल में वो बहुत टफ फाइट थी दोनों ही पार्टी के लिए और दोनों ही पार्टी खूब लड़े। मैं कहता खूब अच्छे से फाइट हुई, ऐसा कोई कमी टीएमसी ने छोड़ी नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हमें हार का लगने लगता है तो हम कुछ सेल्फ गोल करने लग जाते हैं जी। तो टीएमसी की ओर से कुछ सेल्फ गोल भी हुए हैं जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि उनको कम से कम अपनी जो पॉलिटिक्स को जो ममता बनर्जी लेके चलती थी उस पॉलिटिक्स पर ही रहना चाहिए था, ना कि बीजेपी के पिच पर आगे खेलना चाहिए था। इस प्रकार की बातें कर इम्पीचमेंट की बातें कर अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदू वोट बैंक को कॉन्सोलिडेट करने का प्रयास किया और उनके माध्यम से जो ये स्टेप लिए गए ये बीजेपी ने बहुत अच्छे से लपके। और ये बात सही है कि जैसे अभी आरजी मेडिकल केस वाला मामला था, बीजेपी ने उसको भी एक सामाजिक न्याय की लड़ाई बनाया जी। भाई जो पीड़ित महिला थी उनकी माता जी को टिकट देना, उनको फाइट के लिए लड़वाना था। और जिस प्रकार से हम देखा होगा मंच से बहुत सारी तस्वीरें सामने आई कि पीएम मोदी उनको आशीर्वाद दे रहे थे। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जनता में सीधे अपील करती है और खास तौर से देखिए ममता बनर्जी को महिलाओं को एक अच्छा खासा वोट बैंक रहता था, यानी कि महिला का एक अच्छा सपोर्ट रहता था।
पर बीजेपी ने जिस प्रकार से, चाहे वो 3,000 रुपए महीना देने वाली बातें हो, या नारी शक्ति अभिनंदन बिल की बात हो, या सामाजिक न्याय की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, ये सब बातें भी। और मुझे एक बात और भी लगती है, जो यूजीसी का मुद्दा था जी, वो भी काफी ज्यादा जो है फायदेमंद रहा बीजेपी के लिए। कहीं ना कहीं जो एक SC/ST वोट बैंक है, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर टिल्ड हुआ होगा। तो ये बहुत सारे इस प्रकार के इश्यूज रहे हैं जो बीजेपी की रणनीति में शामिल रहे हैं। जी, बहुत सारे मुद्दे आपने ऐसे बताए, जिसके बाद प्रदीप जी आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये जो पश्चिम बंगाल में वोट मिला, ये गुस्से का वोट था या फिर ये बदलाव का मूड जनता चाहती थी? प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कर दीजिए प्रदीप जी। बिल्कुल, ये पश्चिम बंगाल की प्रजा का आक्रोश था, जो अपने वोट से ममता बनर्जी को आउट कर दिया जी, क्योंकि ममता बनर्जी के सुशासन से जनता बहुत त्रस्त थी। ये आपने बिल्कुल सही कहा। उनको आज के भारत में अगर पूरे प्रदेशों को विकसित और विकास अगर पश्चिम बंगाल देख रहा है और उसके यहाँ वो काम नहीं हो रहा है, ना विकसित और ना विकास होगा, तो उन्होंने क्या काम करा कि उन बलाओं को हटाओ जो यहाँ पे जंग लगी हुई है और जो काम नहीं कर रही है। और वही काम पश्चिम बंगाल की जनता ने करा। एक नया सुशासन के लिए, एक नए नेतृत्व का एक आगाज करना था, उस चीज को उन्होंने करा जी, और वो आगाज जनता ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में दिया। अब हमारा काम है कि हमें पश्चिम बंगाल की सेवा किस प्रकार करनी है। सबसे पहला काम बंगाल में अगर रहेगा तो वहां लॉ एंड ऑर्डर का रहेगा, और उन सब से हिसाब होगा जिन्होंने रक्त भरी राजनीति करी है। 400 से ऊपर कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है भारतीय जनता पार्टी के, सबसे हिसाब होगा। इतने गुंडे बदमाश हैं, सबको ढूंढेंगे जी। और वहां के जो पुलिस तो नेताओं के लिए कटबनी का काम करते हैं, तो पुलिस का भी सिस्टम में लाएंगे, करेंगे, उसको भी करेंगे, क्योंकि बंगाल के अंदर वहां का शासन प्रशासन भी ममता बनर्जी जैसा हो गया है। तो प्रदीप जी, ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक जीत नहीं है, एक सीधा सीधा मैसेज है ममता दीदी के लिए। ये बिल्कुल ममता जी के लिए बिल्कुल मैसेज है कि ममता जी, जितने घोटाले आपने वहां करे हैं उसका भी आपको भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं देना है जी, ये पश्चिम बंगाल की प्रजा को जवाब देना है आप। बिल्कुल। मैंने तो पूछा कि अगर आपने विकास करा तो आपने क्यों नहीं बताया। हाँ, एक बात अधूरी रह गई। देखिए, देश सुन रहा है। अभी नंदीग्राम की बात चल रही थी, जो नैनो उसकी बात, नैनो गाड़ी के जो बात चल रही थी इंडस्ट्री की, मैं बता देता हूँ। वहां उस समय 3.5 लाख रुपए बीघा जमीन का रेट दिया जा रहा था, ठीक, जिसपे ममता बनर्जी अड़ी हुई थी। किस लिए? क्योंकि वहां किसानों को जमीन अलग से दी भी जा रही थी। 16 बार की वार्ता हुई और 16 बार की वार्ता में ममता बनर्जी ने कहीं भी बातें नहीं मानी, क्योंकि ममता बनर्जी को पता था कि मुझे यहाँ से फायदा मिल रहा है, मुझे यहाँ से पश्चिम बंगाल की गद्दी मिल रही है। उस पश्चिम बंगाल की गद्दी पे बैठने के लिए ममता बनर्जी ने बहुत सारे लोग मरवा दिए जी। आज भी कीमत, आज भी 15 साल बाद, 17 साल बाद उस जमीन की कीमत आज भी 3.5 से 4-5 लाख रुपए बीघा है, इससे ज्यादा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां के लोग कह रहे हैं जी। अगर झूठ बोलता हूँ, ये बंगाल के खुद बैठे प्रवक्ता बता देंगे मेरे को कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सामिनुर जी, सीधे सीधे आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं, आपकी आवाज में जोश कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहना है आपका? सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं, आपका कुछ कहना है इस पर? उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हमने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र जो सबसे पिछड़ा हुआ था, जो रोहिलखंड झांसी एरिया आता है, जहाँ पानी नहीं होता था पीने के लिए, पानी के लिए तरसता था, आज वहां हमने पानी के जल को लेके घर घर पहुंचा दिया है, ये काम करा है। आज हम पे देने के लिए उदाहरण बहुत सारे हैं, तो यहाँ बोल रहे हैं ना हम। आज पूर्वांचल में अगर हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया या अयोध्या जी का हमने अगर निर्माण करा है, वो इसलिए करा है कि वहां की प्रजा को फायदा मिले, रोजगार मिले। आज वहां कौड़ियों के भाव जमीन नहीं बिकती है, किसान अगर बेचना चाहे तो आज लाखों के रेट में बिकती है, लाखों के रेट में। ये काम करा है। सामिनुर जी, कुछ कहिए, जवाब दीजिए प्रदीप जी के इन आरोपों का। सिंगूर नंदीग्राम में जो आंदोलन हुआ था, वहाँ पर ममता बनर्जी तो लीडर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके साथ
जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर थे शुभेंदु अधिकारी, वो ज्यादा अच्छा बोल सकता है, जो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है। सिंदूर नंदीग्राम के आंदोलन में क्या गलती हुई, अगर गलती हुई थी तो क्या हुई थी, सबसे अच्छा ममता बनर्जी के बाद वही बोल सकते हैं। मुखिया कौन है, प्रदेश के अध्यक्ष कौन थी, पार्टी नेतृत्व तो किन के हाथ में है, तो पार्टी की मालकिन है, उनसे अच्छा जवाब कौन दे पाएगा भाई। अगर शुभेंदु अधिकारी आपके यहाँ अच्छे थे तो छोड़ के क्यों चले गए, ये कोई बात जवाब का ये कोई जवाब नहीं होता आपका। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश बैठ के बंगाल के बारे में डाटा दे रहा हूँ, एक एक डाटा दे रहा हूँ, और उस पर आप एक भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं बंगाल में बैठ के। ये कैसी विडंबना, ये कैसी राजनीति है। अरे भाई, मैंने तो अपने प्रदेशों के व्याख्यान इतने कर दिए कि आप एक का जवाब नहीं दे पाए, एक का विरोध नहीं कर पाए आप। अगर बंगाल में आपने कोई नेशनल हाईवे बनाया है तो बताइए, अगर आपने वहां गरीबों को छत दी है, मुख्यमंत्री आवास दी, तो बताइए। देखिए बंगाल में जो स्कीम्स लक्ष्मी भंडार या जुग साथी जो स्कीम्स है, बीजेपी ने पहले उनका विरोध किया था, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि वहां पर जो 1500 पर मंथ मिलता है वो कंटिन्यू करेंगे और 3000 तक इंक्रीज करते हैं। तो ममता बनर्जी का जो स्कीम है, उन्होंने इसका विरोध बाद में करना छोड़ दिया। उन्होंने मान लिया कि ये स्कीम जरूरी है और वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अमाउंट के बारे में उन्होंने बोला कि ये अमाउंट डबल होना चाहिए। तो चलिए मेरा बात ये है कि क्या कह रहे हैं आंकड़े, समय करीब आता जा रहा है रिजल्ट्स का। सामिनुर जी, शाम हो गई है, एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है या नहीं? अब आप शुभकामनाएं दे दीजिए। नहीं, ये पार्टी सुप्रीमो का आदेश आगे तक हम कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। देखिए, हम तो सिर्फ सपोर्टर है और कुछ नहीं। चलिए निपुण जी, क्या कहेंगे, एक बार लास्ट मैसेज दीजिए। नहीं, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि टीएमसी को समीक्षा करनी चाहिए कि हार क्यों हुई, और बीजेपी ने जिस वायदों के साथ सरकार बनाई है, सरकार में आई है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की बड़ी जिम्मेदारी होगी, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा रहा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा रहा हो, ये सब चीजों को साधना, जितने वादे किए हैं उनको पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि देखिए, बंगाल के चुनाव का परिणाम जो है, अभी आपको 27 में जो पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी एक वर्ष है। बिल्कुल, ये सीधा मैसेज सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए, ऐसा आपका कहना है निपुण जी? जी। चलिए, डर और हिंसा और का नैरेटिव इस बार जो उल्टा टीएमसी पर भारी पड़ा है, या अलग अलग जो आरोप प्रदीप जी ने लगाए, उसका सामिनुर जी ने जो जवाब दिया, उसी के साथ उन्होंने हार एक्सेप्ट ना करने की भी जो बात कही है, अभी आंकड़े तो साफ तौर पर वैसे दिखाई दे ही रहे हैं। निपुण जी, क्या कुछ परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन होने वाला है शाम तक कि हार की जगह जीत की जो खुशी है वो टीएमसी कार्यकर्ताओं में आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो हमारे रहमान भाई हैं, टीएमसी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पहले ही कहा कि मैं समर्थक हूं, मैं कोई प्रवक्ता नहीं। उन्हें इतने राजनीतिक दाव पैंच का थोड़ी पता है। वो तो ममता बनर्जी ने जो कहा वो उसी बात को दोहरा रहे हैं, किसी प्रश्न का उत्तर उनके पास में नहीं है। अच्छा, तो उनको ममता दीदी ने अभी तक हार एक्सेप्ट नहीं की है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो चुनावी आंकड़े आ जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद भी वो हार एक्सेप्ट कर पाएंगी? करेंगे। तो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हार होती है तो वो स्वीकार करते हैं। ये तो हम देखेंगे, आप देखिएगा शाम के 4-5 बजे तक भी ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट आता रहेगा कि अभी पूरे परिणाम आने दीजिए, तभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जब पूरे परिणाम होंगे, आप देखिएगा ममता बनर्जी बीजेपी को बधाई देगी। आप निश्चिंत रहिए, ये हमारे लोकतंत्र की बड़ी सुंदर खूबसूरती है कि चुनाव के समय लड़ते हैं, फाइट करते हैं, और हम कोई पाकिस्तान नहीं है और देश नहीं है कि जहां पर हारने के बाद स्वीकार न करें। ये तो आप निश्चिंत रहिए, शाम तक आप देखिएगा ममता बनर्जी को से बधाई ट्वीट भी उनका आ जाएगा कि हम बधाई देते हैं बीजेपी को। चलिए, अभी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ देश में अन्य जगहों से भी तमाम रिएक्शन सामने आए हैं, तमाम खुशियां देखने को मिल रही हैं। देखिए एक बार।